हेलो टू ऑल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके ट्रिक्स में। आज हम हिस्ट्री का लेक्चर देखने वाले हैं, वैदिक एज, जो हम कंटिन्यूशन में देखेंगे। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे पहले स्टोन एज कंप्लीट कर रखा है। डिटेल में वो लेक्चर्स मेरे चैनल पे मेंशन्ड हैं, आप लोग जाके देखें। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में कंसेप्चुअल वे में समझाया हुआ है। काफ़ी सारे क्वेश्चन उनसे बनेंगे। ठीक है, आज हम वैदिक एज के बारे में देखेंगे। वैदिक एज के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हिस्ट्री है, दैट इज़ हिस्ट्री हम किसे बोलेंगे, जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब जहाँ से हमें रिटन एविडेंसेस मिले, वो वैदिक एज से ही स्टार्ट होती है। जो हमने इससे पहले दो सभ्यताएं देखी, दैट इज़ स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्टोन एज में हमें कुछ भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, रिटन एविडेंसेस हैं, बट हम इसे डिसाइफर नहीं कर पाए। ठीक है, आप लोगों को याद होगा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी जिसे हम लोग अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और जो वैदिक एज है वहाँ से हिस्ट्री का जन्म माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य, डेट इज रिटन एविडेंसेस प्राप्त हुए। ठीक है, अब वैदिक एज को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे जो टोटल टाइम पीरियड है वैदिक एज का, वो माना जाता है 1500 से लेके 600 BC तक। ठीक है, अर्ली वैदिक एज डेट इज 1500 से 1000 BC तक हम मानते हैं, और लेटर वैदिक एज 1000 से 600 BC मानते हैं। अर्ली वैदिक एज को ही हम ऋग वैदिक एज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेद, वो कंपाइल किया गया था, इसलिए इसे हम ऋग्वैदिक एज बोलते हैं। अब जो बाइफर्केशन है, जो मैंने आपको बताया कि वैदिक एज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ अर्ली वैदिक एज, जिसे हम ऋग्वैदिक एज भी बोलेंगे, जो कि हमने बांटा है 1500 से 1000 BC। ठीक है, और लेटर वैदिक एज, जो कि 1000 से 600 BC। ठीक है, इसका जो हम बाइफर्केशन कर रहे हैं या जो डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? एक तो टाइम पीरियड के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा उस बेसिस पे कर रहे हैं कि कम्युनिटी के बेसिस पे। अर्ली वैदिक एज में जो कम्युनिटी थी वो पेस्टोरल कम्युनिटी थी। ठीक है, वो कौन सी कम्युनिटी थी? पेस्टोरल कम्युनिटी। अब जैसे ही लेटर वैदिक एज की तरफ शिफ्ट हुए, अर्ली वैदिक एज में जो इंडो आर्यंस थे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आर्यंस वाली जो थ्योरी है पूरी, वो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो जो इंडो आर्यंस थे अर्ली वैदिक एज में, सप्त सिंधु रीजन है, दैट इज़ रीजन ऑफ 7 रिवर्स, वहाँ पे वो लोग रहते थे। वो प्रेजेंट डे पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास का एरिया है। बाद में जब लेटर वैदिक एज में हम लोग शिफ्ट हुए, तब वहाँ से, कहाँ से? सप्त सिंधु रीजन से वेस्टर्न यूपी की तरफ धीरे धीरे माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए थे। तो पहले पेस्टोरल कम्युनिटी थी और फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम्युनिटी में कन्वर्ट होती गई। एग्रीकल्चर मेन सोर्स बन गया था इकोनॉमी का। ठीक है, तो किस बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया? पहला तो टाइम के बेसिस पे कि भाई 1500 से लेके और 1000 BC तो क्या हुआ? अर्ली वैदिक, और 1000 से 600 BC हुआ लेटर वैदिक। दूसरा हम लोगों ने इसको डिवाइड किया किसके बेसिस पे? सोसाइटी क्या थी, कम्युनिटी क्या थी। अर्ली वैदिक में पेस्टोरल थी और लेटर वैदिक में एग्रेरियन थी, मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। ठीक है, वेद जो होते हैं ना, वेद उनका मतलब होता है नॉलेज। वेदास का मतलब होता है नॉलेज। ये श्रुति है, मतलब कि पहले एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सिर्फ सुनकर, पहले रिटन टेक्स्ट जो था ऋग्वेद वो बाद में कंपाइल हुआ था, उससे पहले श्रुति, मतलब सुनकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनको पास ऑन किया जा रहा था, मतलब वेदास को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यहाँ पे ये देखने वाली है कि इन्हें अपौरुषेय बोला गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है ये भगवान द्वारा निर्मित है, ठीक है, मनुष्य द्वारा नहीं। ठीक है,
दे आर रिसाइटेड बाय गॉड नॉट मेड बाय मैन। ठीक है, इसका मतलब होता है अपौरुष। हर एक जो वेद है, हर एक वेद है, पहले तो ये वेदास के बारे में हमने समझ लिया कि इनका मतलब होता है नॉलेज। दूसरी चीज़ ये कि अपौरुष है कि भाई कंपाइल्ड मतलब मेड बाय गॉड नॉट मेड बाय मैन। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो है ये अर्लीस्ट रिटन वो है, ठीक है, ऋग्वेद जो अर्लीस्ट रिटन वेद है। फिर क्या कि ये श्रुति है, मतलब सुन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इन्हें पास ऑन किया गया। अब 4 वेद हैं हमारे टोटल, वो क्या क्या हैं? वो हैं पहला ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ये जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों के जो पर्टिकुलर ये वेद हैं, इन चारों के कुछ सब डिविजन्स हैं। ठीक है, हर एक वेद का कुछ सब डिविजन है। जैसे सबसे पहला जो सब डिविजन है वो है संहिता, 4 सब डिविजन है मेनली। दूसरा जो सब डिविजन है वो है ब्राह्मण। हर एक वेद का, जो भी मैंने वेद यहाँ पे लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन चारों का एक एक वेद का ये 4 सब डिविजन है। संहिता का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स। हाइम्स का मतलब होता है श्लोक, ठीक है, संस्कृत के श्लोक। तो कलेक्शन ऑफ हाइम्स को बोलते हैं संहिता। फिर है ब्राह्मण। ब्राह्मण हमें बताते हैं रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बारे में। ठीक है, कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको ये पर्टिकुलर रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में ब्राह्मण बताता है। तीसरा अरण्यक। अरण्यक्स जो है वो डील करता है जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट इज हर्मिट्स है। अरण्यक्स वो रीति रिवाज बताता है जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, हर्मिट्स जिन्हें बोलते हैं, उनको फॉलो करने हैं। ठीक है, और लास्ट में जो सब डिविजन है वो है उपनिषद। उपनिषद जो है वो लास्ट में कंपाइल हुए थे। ठीक है, पहले वेद का पार्ट नहीं थे, ये बहुत लास्ट में जाके कंपाइल हुए थे। ब्राह्मण्स में जो रिचुअल सेक्रीफाइसेस दी हुई हैं वो उस समय हर एक के परफॉर्म करना बस की नहीं था। इस वजह से बाद में उपनिषद्स को कंपाइल किया गया ताकि आप भक्ति मार्ग से, कैसे, भक्ति मार्ग से, थ्रू भक्ति मार्ग भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उपनिषद इसलिए कंपाइल किए गए थे कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड रिचुअल सेक्रीफाइसेस के बजाय सिर्फ भक्ति मार्ग से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। टोटल जो है वो 108 है उपनिषद, और इन्हें वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वेदों के अंत में है, तो वेदों के अंत में है इसलिए इन्हें वेदांत बोला जाता है। ये अब बात कर ली हमने सब डिविजन्स ऑफ वेदों की। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि भाई जो सोर्स हैं वैदिक हिस्ट्री के वो कहाँ से मिले। सबसे पहले ऋग्वेद, ये मेन सोर्स है अर्ली वैदिक पीरियड का। ठीक है, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद एंड सो। आज ये जो लेक्चर रहेगा वो मेनली रहेगा अर्ली वैदिक एज के बारे में, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, दैट इज ऋग्वेद के बारे में। तो हम ऋग्वेद के बारे में एक एक चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋग्वेद में कौन कौन से मंडल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें देखेंगे। सोसाइटी कैसी थी अर्ली वैदिक एज में या ऋग्वेदिक एज में, पॉलिटी कैसी थी उस टाइम की। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे जो है वर्शिप या फिर रिलीजन किस तरह का वहाँ पे फॉलो किया जाता था। तो बात करते हैं ऋग्वेद की। ये सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टेक्स्ट है संस्कृत हाइम्स का। ठीक है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टेक्स्ट ऑफ संस्कृत हाइम्स दैट इज ऋग्वेद। ये टोटल 10 मंडल से मिलकर बना है। मंडल्स का मतलब आप यहाँ पे बुक्स मान लें। ठीक है, तो ये टोटल जो है ऋग्वेद 10 बुक से मिलकर बना है। अब जो इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं ऋग्वेद में वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखें आप कि जो सेकंड, सेवेंथ और 10th मंडल है, ठीक है,
वो सबसे पहले कंपाइल किए गए थे। ठीक है, तो सेकंड मंडल है, सेवन्थ मंडल है, 10th मंडल है, ये सबसे पहले कंपाइल किए गए थे। बाद में जाके जो फर्स्ट 8th 9th मंडल है उनको कंपाइल किया गया था। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है वो है थर्ड मंडल ऋग्वेद में। थर्ड मंडल बताता है सेज विश्वामित्र के बारे में, जिन्होंने गायत्री मंत्र कंपाइल किया था, जो कि डेडिकेटेड है गॉडेस सावित्री को। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड मंडल है जो इंपॉर्टेंट है वो है 9th मंडल। 9th मंडल बताता है भगवान सोम के बारे में, जिन्हें हम गॉड ऑफ या लॉर्ड ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं। सोमरस उस समय एक एनर्जी ड्रिंक हुआ करती थी। क्या होता था कि वेद में जो श्लोक होते थे या जो मंत्र होते थे वो बहुत ही ज़्यादा कठिन होते थे और बहुत लंबा ड्यूरेशन लेते थे रिसाइट करने में। जैसे आज ही हम देखते हैं कि घरों में अगर हमारे पाठ होता है, जैसे गीता का पाठ है या कोई भी पाठ कर रहा है, जैसे रामायण का पाठ करवाते हैं हम लोग, तो बहुत समय लगता है उसे रिसाइट करने में। तो होता क्या है कि बीच में हम लोग कुछ ना कुछ रखते हैं, जैसे पानी रख लिया ताकि एनर्जाइज हो सके, नहीं तो सौंफ चीनी रख लेते हैं या कोई ना कोई चीज़, या चाय पी लेते हैं हम लोग बीच में री एनर्जाइज होने के लिए। तो ऐसे ही उस समय सोमरस होता था, जो वेदों को जब रिसाइट किया जाता था, ठीक है, तब इतने जो ड्यूरेशन लगता था, इतना समय लगता था उसको रिसाइट करने में, तब बीच बीच में जब थक जाते थे तो री एनर्जाइज होने के लिए सोमरस का जो है सेवन किया जाता था और फिर उससे रिसाइट किया जाता था। ठीक है, ये 9th मंडल में मेंशन्ड है। जो वेदों को रिसाइट करते थे ऋग्वेद में उन्हें होत्री बोलते थे। होत्री जो वेदों को रिसाइट करते थे। ठीक है, तो हमने अब तक कौन कौन से मंडल पढ़ लिए? थर्ड मंडल पढ़ लिया जो कि गायत्री मंत्र के बारे में बताता है, जो सेद विश्वामित्र ने गॉडेस सरस्वती के लिए कंपाइल किया था। फिर हमने पढ़ा 9th मंडल जिसमें भगवान सोम के बारे में दिया हुआ है और जो सोमरस के बारे में बताता है, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है। भगवान सोम गॉड ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10th मंडल के बारे में, जो कि हमें बताता है पुरुष शुक्ता के बारे में। ये बोलता है कि एक पुरुष है, यानी एक ब्रह्मा है, सुप्रीम डीटी है। ठीक है, उन ब्रह्मा जी के मुख से, हाथों से, जांघों से और पैरों से 4 वर्ण निकल के आए। ठीक है, जो सुप्रीम डीटी हैं ब्रह्मा, उनके मुख से, हाथों से, जांघों से और पैरों से 4 वर्ण निकल के आए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मुख से तो निकले हैं ब्राह्मण। ठीक है, ब्रह्मा जी के माउथ से निकले हैं ब्राह्मण, उनके बाइसेप्स से, ठीक है, जो आर्म्स हैं उनके, उससे निकले हैं क्षत्रिय। फिर जो थाइज हैं ब्रह्मा जी की, सुप्रीम डीटी की, उनसे निकले हैं वैश्य। और जो फीट हैं, ठीक है, जो फीट हैं वहाँ से निकले हैं शूद्र। ये पुरुष शुक्ता मेंशन करता है, जो कि हमारे 10th मंडल में मेंशन है। एक इंपॉर्टेंट मंडल और है जो कि 7th मंडल है ऋग्वेद में। ये 7th मंडल बात करता है दसराजन वॉर की। दसराजन जो वॉर हुआ था वो हुआ था बिटवीन कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स, मतलब 10 जो राजा हैं वो एक साथ थे, वर्सेस भरत ट्राइब। भरत ट्राइब जो थी, जिसके नाम पे आज हमारे देश का नाम है भारत, उसके लीडर थे सुदास। उनका वॉर हुआ था कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स के साथ। ठीक है, जिनमें से 5 तो आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। ठीक है, तो इस युद्ध में भरत ट्राइब जो थी वो विजेता हुई थी। ठीक है, इन्होंने जीत प्राप्त की थी, सुदास ने जीत गए थे। और इस युद्ध से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये बाद में पता चलती है कि ये जो 10 किंग्स की कॉन्फेडरेसी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसमें से एक ट्राइब थी पुरुष या पोरस। ठीक है, पुरुष ट्राइब। ये पुरुष ट्राइब और ये जो सुदास ट्राइब, ये जो भारत ट्राइब थी, ठीक है, ये जो भरत ट्राइब थी और पुरुष ट्राइब थी, इन दोनों ट्राइब से मिलके बना कुरु क्लैन। ठीक है, कुरु क्लैन। और इसी कुरु क्लैन में से 2 क्लैन निकल के आए, कौरव और पांडव।
जिनके बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था 950 BC के अराउंड, ठीक है, 950 BC के अराउंड, जो कि कंपाइल किया गया था कब, 480 एट द टाइम ऑफ गुप्तास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऋग्वेद में जो मंडल्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया थर्ड मंडल के बारे में, जो कि गायत्री मंत्र के बारे में बताता है। फिर मैंने 9th मंडल के बारे में बताया, जो कि भगवान सोम के बारे में बताता है। फिर 10th मंडल जो पुरुषोत्ता की हाइम है उसके बारे में बताता है, जिसमें 4 वर्ण में सोसाइटी डिवाइड की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 7th मंडल है जो 10 राजन बौर के बारे में बताता है, ठीक है, जिसमें भरत ट्राइब जिसको लीड कर रहे थे सुदास, उनकी जीत हुई थी अगेंस्ट कॉन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स। और फिर मैंने आपको कुरु ट्राइब के बारे में बताया, जो बाद में जाके कौरव पांडव क्लैंस में डिवाइड हुई, उसके बाद महाभारत का युद्ध, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट मंडल्स थे। अब मैंने आपको क्या बताया कि 10 मंडल्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें 1028 हाइम्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 10,600 इसमें वर्सेस हैं। इनको जो हाइम्स को रिसाइट करते हैं वो होत्री हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट मंडल्स मैंने आपको इसके बारे में बता दिए। अब हम इसमें थोड़ा सा इसके बारे में पॉलिटी वगैरह कैसी थी, सोसाइटी वगैरह कैसी थी ऋग्वेद में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ आप देखना कि एक थ्योरी है, ठीक है। अब मैंने ये सब आपको बताया कि भाई वेद क्या हैं, ठीक है, 4 वेद में डिवाइडेड हैं वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बारे में ऋग्वेद, उसके बाद में हमने ऋग्वेद के बारे में देखा कि भाई ये को 10 मंडल से बना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मंडल्स मैंने आपको बताए। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इन वेदास को कंपाइल किया किसने था, मतलब कौन लोग थे जिन्होंने वेद लिखे, ठीक है, जिनको संस्कृत भाषा आती थी, वो लोग कहाँ से आए थे। क्योंकि हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन थी पहले, जैसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद ये वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ। तो वैदिक कल्चर स्टार्ट करने वाले, डैट इज़ जो ऋग्वेद है और बाकी वेदों को कंपाइल करने वाले कौन लोग थे, और क्या थ्योरीज कहती हैं कि भाई वो लोग कहाँ से आए थे, उनकी भाषा संस्कृत कैसे थी, और वो सब। तो ये आप देखना कि रशिया के साउथ में, कहाँ पे, रशिया के साउथ में एक जगह थी स्टेपीज ग्रासलैंड, ठीक है, हम इसे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। स्टेपीज ग्रासलैंड में एक ट्राइब थी, वो ट्राइब गई टर्की में, जो प्रेजेंट है तुर्की है। टर्की में जब वो ट्राइब गई तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक ट्राइब गई यूरोप की तरफ और एक ट्राइब गई इंडिया की तरफ, ठीक है। जो ट्राइब इंडिया की तरफ आई उनको हम बोलते हैं इंडो आर्यंस, और यही आर्यंस हैं जो कि हम लोग हैं जिन्होंने जो वेद हैं वो कंपाइल किए थे, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है पूरी मैंने आपको बताई, ये हमें कहाँ से पता चलती है कि ये थ्योरी है और ये सब हुआ था। तो एक टर्की में इंस्क्रिप्शन है जिसे हम बोगासकोई इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। उस इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ बताई हुई है कि जो डीटीज़ हैं, डैट इज़ जो गॉड हैं, जो ऋग्वेद में भी मेंशन्ड हैं, जैसे इंद्र, वरुण, ठीक है, एक्सेट्रा, उनके बारे में मेंशन्ड है बोगासकोई इंस्क्रिप्शन में, और उनके बारे में मेंशन्ड है ऋग्वेद में। तो आप यहाँ पे सिमिलैरिटी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो इंडो आर्यंस थे उनकी भाषा थी संस्कृत, और जो यूरोपियंस हैं उनकी भाषा थी इंग्लिश। तो आपको संस्कृत जो इंडो आर्यंस की भाषा थी और जो इंग्लिश थी जो यूरोपियन की भाषा थी, उसमें सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी, स्पेशली फिनोटिक्स में, मतलब कुछ वर्ड सिमिलर हैं और उनके प्रोनाउंसिएशन भी। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि एक ट्राइब तो आई इंडिया की तरफ, एक ट्राइब गई यूरोप में, ठीक है। तो जो इंडो आर्यंस थे उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत, और जो यूरोपियन ट्राइब थी उसकी भाषा थी इंग्लिश। कुछ वर्ड्स हैं इन दोनों के, जैसे ब्रदर, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं भ्राता, ठीक है। दूसरा वर्ड है सप्त, ठीक है, संस्कृत में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 7। और एक वर्ड है अंडर इंग्लिश में, इसे हम
संस्कृत में बोलते हैं अंदर, या हिंदी में बोलते हैं अंदर। तो ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये सिमिलर हैं, इनके फिनोटिक्स सिमिलर हैं। तो ये जो थ्योरी है कि वो जो ट्राइब थी वो एक तरफ यूरोप की तरफ गई और वो जो है एक ट्राइब इंडिया की तरफ आई, तो ये सब मिलके आर्यंस हैं, ठीक है। इधर वाले हमारी तरफ वाले हो गए इंडो आर्यंस, उनकी तरफ वाले हो गए आर्यंस, ठीक है। मिलके सब लोग आर्यंस हैं। ये बोगास्को इंस्क्रिप्शन से दो बातें में पता चलती हैं, एक तो डीटीज़ के बारे में, एक जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा इंडो आर्यंस की है और वहाँ के लोगों की इंग्लिश है, वहाँ पे कुछ वर्ड सिमिलर हैं, उनके फिनोटिक्स सिमिलर हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब ऋग्वेद कंपाइल हो रहा था, तब ईरान में, प्रेजेंट डे ईरान जो वेस्टर्न एशिया है, वहाँ पे भी एक टेक्स्ट कंपाइल हो रहा था, उसका नाम है ज़ेंडा अवेस्टा। जो ज़ेंडा अवेस्टा है, जो कि एक ईरानियन टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि एक ईरानियन टेक्स्ट है, वो और ऋग्वेद, इन दोनों का जो समय है वो समान है, ठीक है। समानांतर काल में ये दोनों कंपाइल हुए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद फिर जो है मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ऋग्वेद आया, फिर बाकी के वेद कंपाइल हुए। तो मेन जो ये है थ्योरी, ये बताती है कि जो आर्यंस थे, इंडो आर्यंस, वो आए, ठीक है, और उन्होंने इन वेदास की कंपाइलेशन करी। दूसरी बात ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब 1750 बीसी के अराउंड, जब मैच्योर हड़प्पन फेज जो था वो चल रहा था, ठीक है, लेटर हड़प्पन फेज, उसके बाद में ये थ्योरीज कहती है कि आर्यंस यहाँ पे आए और इन्होंने हड़प्पन्स के साथ वॉर किया और हड़प्पन्स को यहाँ से, ठीक है, ख़त्म कर दिया, उनका एंड हो गया। बट ये जो वॉर वाली थ्योरी इतनी सही नहीं है, क्योंकि जो वॉर के जो साक्ष्य हैं या फिर एविडेंसेस हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते, ठीक है। कोई भी वॉर के रिमेन्स या डिस्ट्रक्शन के रिमेन्स हमें नहीं मिलते हैं। तो एक थ्योरी ये है कि आर्यंस यहाँ पे आके हड़प्पा वाले लोगों के साथ असिमुलेट हो गए और धीरे धीरे हड़प्पा वाले लोग भी उसी में चेंज होते चले गए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हड़प्पन एज भी स्टार्ट हुई थी 3000 या 3500 बीसी के अराउंड, तो उसी सेम समय पे चालकुलिथिक एज भी थी, ठीक है, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज साथ में चल रही थी। उसके बाद फिर वैदिक एज आई, डैट इज़ आयरन एज। आयरन जो है वो डिस्कवर हुआ था लेटर वैदिक एज में। अर्ली वैदिक एज में आयरन के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ से ये थ्योरी ज़्यादा सही मानी जाती है कि इंडो आर्यंस जो है आए और जो हड़प्पन जो पीपल थे उनके साथ आके असिमुलेट हो गई। वॉर वाली थ्योरी इतनी करेक्ट नहीं मानी जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो ऋग वैदिक एज है, अर्ली वैदिक एज, उसमें पोट्री के बारे में बताया हुआ है कि पेंटेड ग्रेवेयर बाद में आई, ठीक है। डिबेटेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो हड़प्पन एज थी, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसमें जो पोट्री मिलती है वो ओखरे कलर्ड पोट्री है, ठीक है, ओखरे कलर्ड पोट्री है। अर्ली वैदिक एज में, दैट इज ऋग वेद में, जो पोट्री मिलती है वो है रेड एंड ब्लैक वेयर, ठीक है, या ब्लैक एंड रेड वेयर। और उसके बाद जो लेटर वैदिक एज में पोट्री मिलती है, ठीक है, वो है पेंटेड ग्रे वेयर, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से पोट्री यहाँ पे चेंज होती है। एविडेंस ऑफ पेस्टोरल सेटलमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऋग्वेद में सोसाइटी की, ठीक है। तो सोसाइटी में आप दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। पहली चीज़ कि हेरिडिटरी नहीं थी, प्रोफेशन के बेस्ड पे थी। मतलब ऐसे कि 4 वर्ण मैंने आपको बता ही दिया, जो पुरुषता की हाइम जिसके बारे में बताती है, ठीक है, जो 10th मंडल में मेंशन्ड है ऋग्वेद के। तो जैसे अगर कोई ब्राह्मण है, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, उनका बेटा है, वो ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण बने, ठीक है, हेरिडिटी के बेसिस पे नहीं। वो चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है या चाहे तो क्षत्रिय और कोई वर्ण भी चूज़ कर सकता है, जो कि प्रोफेशन के बेस पे। जैसे कोई क्षत्रिय है, ठीक है, उसके बेटे को इंटरेस्ट नहीं है वॉर लड़ने में या लड़ाई करने में, तो वो ब्राह्मण भी बन सकता है, वेदों का ज्ञाता भी बन सकता है। तो इससे वो प्रोफेशन के थ्रू ब्राह्मण बन गया। तो पहली तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि रिजिड नहीं थी सोसाइटी, रिजिड नहीं थी, हेरिडिटरी के बेसिस पे डिवाइड नहीं थी, प्रोफेशन के बेसिस पे डिवाइड थी। चारों वर्ण को रिस्पेक्ट मिलती थी। ऐसे नहीं कि शूद्रों को बहुत नीचा कंसिडर किया जाता था।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सोसाइटी जो थी वो पेट्रियार्कल थी। पेट्रियार्कल का मतलब है कि पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन उसके बावजूद भी वुमेन की कंडीशन अच्छी थी। ठीक है, वुमेन की कंडीशन अच्छी थी। दूसरी बात, कुछ असेंबलीज थी जिन्हें हम बोलते हैं सभा, समिति और विदट। सभा जो थी वो असेंबलीज ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल। ठीक है, ये प्रिविलेज्ड पीपल की असेंबली थी जहाँ पे विमेन भी अलाउड थी पार्टिसिपेट करने को। बेसिकली ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी। समिति होती थी असेंबली ऑफ नॉर्मल पीपल, ठीक है, जो आम जनता थी उनकी। और विदट थी रिलीजियस असेंबली। ठीक है, ये थी रिलीजियस असेंबली। तो ये 3 असेंबलीज में ऋग्वेदिक काल जो है डिवाइडेड था। अब क्योंकि वुमेन की कंडीशन अच्छी थी तो अभी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 3 ऋषि थी जो कि विमेन थी, फीमेल ऋषि थी। उनका नाम था, एक तो विश्ववरा, ठीक है, उपाला और घोष। ये तीनों जो थी ये बहुत लर्नेड वुमेन थी। ठीक है, ये मंत्र रिसाइट करती थी और इन्हें ऋषि की उपाधि मिली थी बाद में। तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी ने भी क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसलिए आप लोग ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नाम। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी ऐसे डिवाइडेड थी कि हेरिडिटरी तो थी, मतलब जो राजा था, क्लैन का राजा होता था, वो रूल करता था और राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन इलेक्टिव मोनार्की भी थी। इलेक्टिव मोनार्की का मतलब होता है कि जो राजा के आसपास जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, मंत्री मान लिया, वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते थे। ठीक है, अब क्लैंस डिवाइडेड थे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ बहुत आसान है, आप लोग आसानी इसको समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले होता था नीचे कुल। ठीक है, सबसे नीचे होता था कुल। कुल का मतलब होता था फैमिली। ठीक है, बड़ी फैमिली, जैसे हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं वो। कुल के ऊपर होता था ग्राम। ग्राम का मतलब होता था गांव जो होते हैं वो। ठीक है, गांव के ऊपर होते थे विसा, जो कि कुछ गांवों का कलेक्शन होता था। फिर होते थे जन, ठीक है, जो उनसे बड़े होते थे, और फिर होते थे राष्ट्र। ठीक है, इस टाइप से जो ऋग्वेदिक काल की जो पॉलिटी थी वो डिवाइडेड थी। 3 पोस्ट होती थी। एक होते थे पुरोहित। कौन होते थे? होते थे पुरोहित, जो कि ब्राह्मण होते थे। ठीक है, प्रीस्ट। यही सब जो सेक्रीफाइसेस है, रिचुअल्स हैं, कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है, उनकी देखरेख करते थे। जैसे कोई क्षत्रिय युद्ध में जाने वाला है तो उसे क्या सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, क्या रिचुअल परफॉर्म करने चाहिए, वो सब जो है ये ब्राह्मण्स देखते थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्पल्स नहीं थे यहाँ पे, ना इमेज वर्शिप होती थी। ठीक है, ओपन स्पेस में रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस होते थे, स्पेशली यज्ञ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में यहाँ पे, लेकिन ये जो यज्ञ थे वो ओपन स्पेसेस में होते थे। ठीक है, एक और पोस्ट होती थी, उसको हम बोलते थे ग्रामिनी। ये जो ग्रामिनी था ये पूरे ग्राम का हेड होता था। ठीक है, उसके अलावा था सेनानी, जो कि चीफ आर्मी ऑफिसर था। ये हो गई पॉलिटी। अब बात कर लेते हैं रिलीजन की। ऋग्वेदिक में, डेट इज अर्ली वैदिक पीरियड में, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी अर्ली वैदिक एज से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम ऋग्वेदिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेटर वैदिक एज पे नहीं आए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिलीजन की बात कर लेते हैं। रिलीजन जो था, जो डिटीज़ थी जिनकी वर्शिप होती थी गॉड्स की, वो नेचर से रिलेटेड होते थे। जो जो मेन गॉड्स थे, जो डिटीज़ थे जिनकी वर्शिप होती थी, वो इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, वायु, ये इंपॉर्टेंट डिटीज़ होती थी। ठीक है, यहाँ पे इंद्र और अग्नि की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा थी।
क्यों ज़्यादा थी? इंद्र को कंसिडर किया जाता था पुरंदर, दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। बाद में इनको ही, इंद्र को ही गॉड ऑफ प्लो माना गया, हल का देवता। हल का देवता क्यों माना गया? क्योंकि ये बारिश से रिलेटेड है। ठीक है, जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट हुए या अर्ली से लेटर वैदिक में जाने लगे, तब जो है एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ी तो हल की भी बढ़ी, तो इस वजह से इंद्र को हल का देवता भी बोला गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंस थी वो थी अग्नि की, क्योंकि अग्नि को इंटरमीडिएटरी माना जाता था, कंसिडर किया जाता था गॉड और ह्यूमंस के बीच में। जो भी यज्ञ वगैरह होते थे तो यज्ञ होते इसलिए थे कि भाई जो अग्नि अगर उसमें जल रही है तो वो इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट करेगी गॉड और ह्यूमंस के बीच में, तो अग्नि की यहाँ पे इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। एक वरुण थे, ठीक है, जिन्हें गॉड ऑफ वाटर बुलाते हैं, इन्हें गॉड ऑफ रीत भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था, इंपॉर्टेंट है ये देखना आप। इसके अलावा फीमेल गॉड्स भी होते थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ मेल गॉड्स ही थे, फीमेल गॉड्स थे। इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी, बट हाँ फीमेल गॉड्स एग्जिस्ट करती थी। अदिति, जिन्हें मदर ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है, ये गॉडेस थी। ठीक है, फीमेल गॉड्स में से थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट गॉडेस थी वो थी उषा, जिन्हें गॉडेस ऑफ डॉन भी बोला जाता है। डॉन का मतलब होता है सुबह। ठीक है, डॉन का मतलब यहाँ पे हुआ सुबह से। एक इंपॉर्टेंट गॉडेस और थी जो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा था एसएससी के, इनका नाम था राका, जिन्हें गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोला जाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट गॉडेस जिनके बारे में पूछा गया था एग्ज़ाम में, वो है सिनीवेली। सिनीवेली को बोला जाता है गॉडेस ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी को संतान चाहिए, तो वो सिनीवेली की पूजा कर सकते थे। अब तो आपको पता ही है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, ठीक है, तरह तरह की दवाइयाँ वगैरह आ गई, पर उस समय ठीक है तो सिनीवेली की पूजा कर सकते हैं जो जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी थी। तो ये जो चीज़ें थी ये हमने ऋग्वेदिक एज के बारे में देख ली हैं। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसे संक्षेप में और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई दी है कि जो सप्त सिंधु रीजन था, दैट इज़ लैंड ऑफ 7 रिवर्स, वहाँ पे सबसे पहले इंडो आर्यंस आके रहे थे, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है, पंजाब और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान में। अब ये जो सप्त सिंधु रिवर्स हैं, ठीक है, जो 7 रिवर्स से जो एरिया बना है सप्त सिंधु, उनमें कौन कौन सी रिवर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहली रिवर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है इंडस। इंडस को ही गॉडेस ऑफ रिवर्स कहा गया है, ये भी क्वेश्चन आया था तो इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना कि इंडस को गॉडेस ऑफ रिवर्स कहा गया है। दूसरी रिवर थी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। एक इंपॉर्टेंट, ये तो 6 रिवर्स हुई, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिवर थी सरस्वती, ठीक है, जो अब मिस्टिकल रिवर कही जाती है क्योंकि अब उसका जो है साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पे हम लोग इसे देख रहे हैं। तो ये जो 7 रिवर्स थी इनको बोला जाता था सप्त सिंधु, जो इंडो आर्यन सबसे पहले यहाँ के रहे थे। ठीक है, प्रेजेंट डे प्रयागराज जो यूपी में है, वहाँ पे 3 बड़ी नदियों का संगम माना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये भी आप लोग देख लेना। अब जो ऋग्वेद में इन रिवर्स के जो नाम मेंशन्ड है वो ये नहीं है, वो इनके एंशंट नेम है। एंशंट नेम आप देख लें इनके। इंडस को बोला जाता था सिंधु, वापस मैं लिख देता हूँ एक बार, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, सरस्वती यहाँ पे मैंने मेंशन करी दी। इंडस को बोला जाता था सिंधु, झेलम का नाम था वितास्ता, क्या नाम था, वितास्ता। चिनाब का नाम था अस्किनी,
रावी का नाम था पुरुषनी, ठीक है, ब्यास का नाम था बिपाशा, और सतलज का नाम था शुतुद्री। सरस्वती को सरस्वती बोलते थे। याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो निमोनिक्स बना लीजिए फर्स्ट वर्ड्स के, जैसे इंदस का सिंधु तो SI, ठीक है, सब इंस्पेक्टर ऐसे करके, ठीक है, JV तो जानवी, ठीक है, जैलम वितास्ता। चिनाब का अस्किनी AC एयर कंडीशनर से। रावी का पुरुषनी RP सिंह क्रिकेटर है, उससे याद कर सकते हैं। ब्यास का बिपाशा हो ही जाएगा, और सतलज का शुतुद्री हो जाएगा। ये आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आप देख लें, बताता हूँ मैं आपको, कि जो रावी रिवर थी जिसका नाम पुरुषनी था ऋग्वेद में, उसके बैंक्स पे हुआ था ये दसराजन वॉर, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसके बारे में, जो किस में मंडल में मेंशन्ड है, 7th मंडल में, ठीक है। ये सब सिंधु का जो रीजन था वो था, और ये इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जो कि ऋग्वेद में मेंशन्ड है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि जो सोसाइटी थी वो जनबेस थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, पेस्टोरल थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे। आयरन की डिस्कवरी ऋग्वेदिक काल में नहीं हुई थी, ये लेटर वैदिक काल में हुई थी। और इसके हमें साक्ष्य कैसे मिलते हैं, क्योंकि जो लेटर जो वेदास हैं, दैट इज़ यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, उसमें मेंशन्ड है कृष्णयास और श्यामयास। यहाँ पे कृष्ण और श्याम का मतलब होता है ब्लैक, और अयास का मतलब होता है मेटल, जो कि लेटर वेदास में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है आयरन की डिस्कवरी लेटर वैदिक एज में हुई थी। इस वजह से हम देखेंगे कि जो ऋग्वेदिक काल है उसमें जो है इंडो आर्यंस कहाँ रह रहे थे, सब सिंधु रीजन में, लेकिन बाद में मैंने आपको क्या बताया कि वेस्टर्न यूपी की तरफ माइग्रेट होते गए, जो गंगा यमुना दोआब है। क्यों होते गए, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वहाँ प्रैक्टिस किया जा सकता था, ठीक है। पेट्रियार्कल का सिस्टम था, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, बट वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, है ना। देखिए यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेटेड इन रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, मैंने आपको बताया, सभा में भी पार्टिसिपेट करती थी। 3 ऋषि जो थी फीमेल, मैंने आपको बता दिया। नो रिजिड कास्ट सिस्टम, प्रोफेशन के बेस पे था, ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ठीक है, वो कोई दूसरा प्रोफेशन भी चूज़ कर सकता है। वर्ण ऑक्यूपेशन के बेस पे मैंने आपको बता दिया। सोशल डिवीजन बर्थ बेस पे नहीं थे, ठीक है, कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था। पॉलिटिकल सिस्टम, किंग को राजन बोलते थे, ट्राइबल चीफ। यहाँ क्या होता था कि एज सच टेरिटरी इतनी डिफाइंड नहीं होती थी ऋग्वेदिक काल में, ठीक है, तो क्लैन के राजा को ही ट्राइबल चीफ, जो कि एक वॉरियर होते थे, उनको राजन बोल दिया जाता था। मैंने आपको बता दिया वो डिवाइड किस तरह से था, कुल, ग्राम, ठीक है, विलेज, फिर उसके ऊपर वीसा, फिर उसके ऊपर जन, और फिर राष्ट्र, और जिसका हेड होता था राजन। एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी, मैंने आपको बताया, इलेक्टिव मोनार्की थी, ठीक है, हेरिडिटरी तो थी पर इलेक्टिव मोनार्की थी। इंपॉर्टेंट असेंबली मैंने आपको बता दिया, सभा, जो इंपॉर्टेंट प्रिविलेज्ड जो थे उनकी असेंबली थी। समिति, जनरल लोगों की। विदट, ट्राइबल या रिलीजियस गैदरिंग हम इसे बोल सकते हैं। किंगशिप फुली हेरिडिटरी नहीं थी। डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ट्राइबल गवर्नेंस, मैंने आपको बताया इलेक्टिव मोनार्की थी, वो यही बोल रहा है, ठीक है। इकोनॉमी पेस्टोरल इकोनॉमी थी, ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ऋग्वेदिक काल में आप देखेंगे कि काऊ की बहुत इंपॉर्टेंस थी। काऊ को अगन्य बोलते थे। अगन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, ठीक है। काऊ के लिए बैटल तक होते थे, जो काऊ के लिए बैटल्स होते थे उनको बोला जाता था गविष्ठी। काऊ को ही वेल्थ का सोर्स मानते थे। अगर ऋग्वेदिक काल में ये देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा वेल्दी कौन होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा काउज होंगी, जो सबसे ज़्यादा वेल्दी इंसान, मतलब जो सबसे ज़्यादा काउज होती थी उसके पास, उसको हम बोलते थे गोमत। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये वर्ड आप याद रखना, गोमत, गविष्ठी, और एक वर्ड और है दुहित्री। क्या वर्ड है? दुहित्री। दुहित्री कौन होता था? जो काउस को नहलाते थे, मतलब ठीक है, काउस को धोते थे, उसको दुहित्री बोलते थे। तो काउस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ऋग्वेदिक काल में बहुत ज़्यादा थी। गोत्र सिस्टम जो था, गोत्र सिस्टम
वो लेटर वैदिक एज में आया था, ठीक है। ये गोत्र सिस्टम जो है ये लेटर वैदिक एज से एसोसिएटेड है। गोत्र का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक गांव है, उसमें कुछ घर हैं 8 या 10, उन सब घरों की गाय, जितनी भी गाय हैं उन सब घरों की, वो एक ही जगह बंध रही हैं। तो वो जो घर हैं वो आपस में शादी नहीं करेंगे, मतलब उनका गोत्र सेम है, ठीक है। जहाँ आपकी गाय बन जाए साथ में तो आपका गोत्र सेम है। ये कंसेप्ट जो है लेटर वैदिक एज में आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको काउ से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैटल मेन मेजर ऑफ वेल्थ, दैट इज काउ। एग्रीकल्चर था यहाँ पे, प्रेजेंट था बट लिमिटेड था। मेन पेस्टोरल कम्युनिटी थी। बार्ले कल्टीवेशन, जिसे हम यव भी बोलते हैं। एक चीज़ और देखना, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन भी होती थी और राइस को बोलते थे व्रीही, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि भाई राइस को क्या बोला जाता है, व्रीही, और यव को बोला जाता है जौ, ठीक है। कॉइनेज सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था। इकोनॉमी सरप्लस बेस नहीं थी। रिलीजन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इंद्र, जिन्हें पुरंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, और बाद में गॉड ऑफ फ्लो भी वो हो गए थे। नेचर वर्शिप करते थे, टेम्पल्स और इमेज वर्शिप नहीं थी। अग्नि, जो सेकंड, जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी एज अ गॉड। वरुण के बारे में बता दिया। रिचुअल्स होते थे सिंपल, यज्ञ, यज्ञ जिसको बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। तो अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, राजसूय में मेंशन्ड है ये। अश्वमेध यज्ञ ये होता था कि जैसे एक क्लैन है, ठीक है, उसकी एक टेरिटरी है। अब वहाँ का जो राजा है, राजन है, वो उसका जो पसंदीदा हॉर्स है, ठीक है, उस हॉर्स को वो वहाँ पे क्या है खुला छोड़ देते थे, और उस हॉर्स को बोलते थे कि भाई तुम जाओ। तो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह उस टेरिटरी में वो हॉर्स जितनी दूर तक जाता था, तो राजा के कुछ लोग होते थे उसका पीछा करते थे, हाँ। तो जितनी दूर तक वो फ्रीली जाता था वहाँ तक वो टेरिटरी मानते थे। जैसे ही अगर किसी ने रोका उस हॉर्स को, तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो जहाँ वो रुक गया, ठीक है, अपनी मर्जी से, वहाँ तक उसको टेरिटरी को कंसिडर किया जाता था राजा की। जब वो हॉर्स घूम फिर के या फिर वो टेरिटरी डिमार्केट करके वापस आता था, तो उसकी बलि दी जाती थी। ये अश्वमेध यज्ञ है, ठीक है। इससे बोलते हैं अश्वमेध, इसे बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, जो कि कहाँ मेंशन्ड है, राजसूय में मेंशन्ड है, ठीक है। तो सिंपल रिचुअल्स होते थे, यज्ञ होते थे, कोई आइडल या टेम्पल वर्शिप नहीं था, मैंने आपको बता दिया। ओपन स्पेसेस में होती थी, और जो प्रीस्ट होते थे, ब्राह्मण होते थे, वही इनको रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को करवाते थे, जिन्हें हम यजमान भी बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम यजमान भी बोलते हैं। रिलीजन सिंपल था और इतना रिचुअलिस्टिक नहीं था, ठीक है। स्टेटस ऑफ वुमेन अटेंडेड सभाएं समिति, पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस रिचुअल्स, ये सब मैंने आपको बता दिया है। एजुकेशन अलाउड थी। वुमेन सेजेस मेंशन्ड इन ऋग्वेद, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। विश्ववरा, ठीक है, उपाला, घोष, ये तीनों हैं जिनका अभी क्वेश्चन भी आया था, इंपॉर्टेंट जो है ऋषि हैं। मैरिज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट, मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ऋग्वेद में मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसा होता था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट विवाह होता है जिसे हम बोलते हैं नियोग। नियोग का मतलब होता है विडो रीमैरिज। तो देख रहे हैं आप लोग, उस समय इतने पुराने काल में भी विडो रीमैरिज का कंसेप्ट था। और जब आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, तब हम देखेंगे कि इंडिया की जो सोसाइटी है अंग्रेज़ों के टाइम इतनी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गई थी कि विडो रीमैरिज का कंसेप्ट ही खत्म हो गया था। सती वगैरह तो खैर गुप्ता पीरियड से प्रेवलेंट थी, बट बहुत ज़्यादा सती प्रैक्टिस वगैरह ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रेवलेंट हो गई थी, ठीक है। और उस समय नियोग का कंसेप्ट था। नियोग में विडो रीमैरिज थी। विडो रीमैरिज ऐसे होती थी कि अगर कोई, ठीक है, स्त्री है या वुमेन है जो विडो हो गई हैं, तो वो अपने जो हस्बैंड हैं उनके छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। इसे बोलते थे नियोग, ठीक है, विडो रीमैरिज। बाकी कुछ विवाह हैं जैसे देव विवाह, गंधर्व विवाह, उनको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेटर वैदिक एज जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। वुमेन की पोजीशन रिलेटिवली बेटर देन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ऋग्वेदिक की जो की करेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख लेते हैं। ट्राइबल पॉलिटी थी, मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। पेस्टोरल इकोनॉमी थी, फ्लेक्सिबल वर्ण सिस्टम था, हेरिडिटरी नहीं था, रिजिड नहीं था, प्रोफेशन के बेसिस पे था, नेचर वर्शिप होती थी, इमेज वर्शिप, टेम्पल वर्शिप नहीं थी, ठीक है। ये मैंने आपको सब की कंसेप्ट ऋग्वेदिक काल के बारे में, पूरा ऋग्वेदिक मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट था डिटेल में बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिया है। एक फ्लो डायग्राम आप लोग देख लें, ठीक है, जिससे आपको और एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड, जैसे जिसे हम बोलेंगे ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्सेज देख लेते हैं। ऋग्वेद जो कि 1500 से 1000 BC, ठीक है। फिर हमने पोट्री वगैरह इसकी देख ली है, ठीक है। ये बाद में आता है, लेटर वैदिक एज में। सोसाइटी जो अर्ली वैदिक एज में थी वो ट्राइबल जन बेस्ड थी, ठीक है, और फ्लेक्सिबल था, प्रोफेशन के बेसिस पे थी, हेरिडिटरी नहीं थी, रिजिड नहीं थी, पैट्रियार्कल थी बट वुमेन का अच्छा स्टेटस था, ठीक है। काऊ की बहुत इंपॉर्टेंस थी, अगन्य बोला जाता था। पॉलिटी, राजन ट्राइबल चीफ होते थे, मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। सभा, समिति, विदट, ये हमने देख लिया है। इकोनॉमी पेस्टोरल थी, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर था, मैंने आपको बता दिया। बारले जो यव है, ठीक है, व्रीही जो राइस है। बाटर सिस्टम था, कॉइन नहीं था। इकोनॉमी, ठीक है, देख ली हमने, पेस्टोरल है, बाटर है। रिलीजन, नेचर वर्शिप है। मेजर गॉड्स जो हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, ठीक है। गॉडेसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उषा, अदिति, राका, ठीक है, स्निवेली, इन सब के बारे में हमने देख लिया है। और फिर रिलीजन वही नेचर वर्शिप है, ठीक है। रिचुअल्स, यज्ञ वगैरह करते थे, राजसूया में मेंशन्ड है यज्ञ, ठीक है। पुरोहित जो होते थे वो इसे करवाते थे, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट अच्छी जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, ठीक है, डिटेल में इसे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर वैदिक एज, दैट इज़ जो है 1000 BC से 600 BC के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर को आप देखें ध्यान से, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। सब सिंधु रिवर्स को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से रिवर्स भी मैंने बता दी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, मैंने वही पोर्शन पढ़ाया है जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जिसमें पहले क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और नेक्स्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। अच्छा कंटेंट आने वाला है चैनल पे, बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।